Hello guys, welcome to Defense Academy 11. I'm Mentor Prashant Kare, ex-class 2 officer of ICG and this year I'm appearing for UPSC interview. इसके पहले लेक्चर में हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि अगले वाले लेक्चर में हम चीफ मिनिस्टर लेंगे, लेकिन कुछ कारणवश मैं चीफ मिनिस्टर चैप्टर नहीं ले पाया, तो मैं आज इसके आगे वाला टॉपिक ले रहा हूँ। उसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि ये भी साथ साथ में चलता है। प्राइम मिनिस्टर के बाद उसका कैबिनेट रहता है, ये कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और उसके बाद कैबिनेट कमिटीज़। इस तरह से हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम चीफ मिनिस्टर स्किप कर रहे हैं और सीधा हम कैबिनेट मिनिस्टर्स ले रहे हैं। तो उसकी प्रोविजंस, काफ़ी प्रोविजंस प्राइम मिनिस्टर जैसी है, इसलिए मैं ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए अभी, as the Constitution of India provides for a parliamentary system of government modeled on the British pattern, the Council of Ministers headed by the Prime Minister is the real executive authority. It is our politico-administrative system. इसका मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम है, उसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और किस पे मॉडल है, बेस है, ब्रिटिश पैटर्न पे बेस है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है और वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है। तो आगे आर्टिकल नंबर 74। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर में भी हमने देखा था ये आर्टिकल को, इसमें डिटेल दिया है। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर at head to aid and advise the president, who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice. However, president may require council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with an advice tendered after such a reconsideration. The advice tendered by the ministers to the president shall not be inquired in any court of law. ये जो आर्टिकल 74 है, इसमें दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसे हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, वो एड एंड एडवाइस के लिए रहेगी। मतलब वो हेल्प करेगी और एडवाइस देगी किसको? प्रेसिडेंट को, उसका काम करने के लिए। और अगर वो ऐसे एडवाइस देती है तो प्रेसिडेंट को एक राइट दिया गया है कि वो एक बार के लिए उसे रिकन्सिडर करने के लिए वापस भेज दे कि हाँ, आपने एडवाइस दी है, इसका फिर से सोच विचार एक बार कीजिए। और एक बार उस पर काउंसिल फिर से अगर रिकन्सिडर करके उसको अगर फिर से पहुंचाती है प्रेसिडेंट के पास कि यही एडवाइस है और यही आपको काम करना है, तो प्रेसिडेंट टाल नहीं सकता। मतलब एक ही टाइम उसे रिकन्सिडर करने का हक दिया गया है। बाद में जो भी डिसीजन आएगा कैबिनेट से, वो उसे पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। और जो भी एडवाइस दी है कैबिनेट ने, वो किसी भी कोर्ट में शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये एडवाइस क्यों दी कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को। ठीक है। तो काफ़ी हद तक कैबिनेट को ये पावर दी है। आगे देखिए आर्टिकल 75। जो आर्टिकल 75 है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है तो अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे और बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करे। पर प्राइम मिनिस्टर जब भी कैबिनेट मिनिस्टर का रिकमेंडेशन देगा, किसको देगा? प्रेसिडेंट को, तब जाके प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये 75 में अपॉइंटमेंट का दिया है। आगे देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शाल नॉट बी एक्सीड ऑफ 15% of total strength of the Lok Sabha. This provision was added by the 71st Amendment 2003. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शाल नॉट बी एक्सीडेड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा।
ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट 2003। इसका मीनिंग है एक अमेंडमेंट किया गया था 91st, उसका नाम है 91st, याद में रखिए, रट लीजिए अगर हो सके तो, 91st अमेंडमेंट 2003। इस अमेंडमेंट ने क्या किया था, तो इस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज किया 91st अमेंडमेंट ने कि जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है मिनिस्टर्स की वो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कहे तो 552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, लेकिन ख़ास तौर पर देखा जाए तो 545 है, अभी देखा जाए तो 545 है, 545। तो इनमें से 15% लोग क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, इनमें से सिर्फ 50% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि 30% लोग 500 में से बन गए। सपोज़ कि 500% आपके अगर 500 मेंबर्स आपके अगर लोकसभा के हैं और उसमें से मैं 50% निकालूँ तो कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500। सो 0 से 0 कट गया। देखते हैं अभी, अगर इधर ये सब इधर 500 मेंबर्स है, उनमें से 15% अगर क्या होते हैं हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये 100 से 100 कट गया, 15 5 75। तो 75 लोग, 500 में से 75 लोग होते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ है 445। तो इसे देखा जाए तो शायद 85 तक लोग जो है वो मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैबिनेट जो होता है वो छोटा होता है काफ़ी, कैबिनेट में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन स्टेट मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं छोटे छोटे, तो वो सभी इंक्लूड करके 85 तक ये स्ट्रेंथ जा सकती है। तो ये किसने किया था, तो ये नॉट एक्सीड 15% वाला जो है कॉन्सेप्ट है वो 31st अमेंडमेंट 2003 ने ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आगे देखिए, A member of either house of parliament belong to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। और एक अमेंडमेंट किया था, मतलब ये अमेंडमेंट सेम ही है, लेकिन और एक प्रोविज़न 91st अमेंडमेंट ने ऐड किया था कि अगर वो किसी पार्टी में इलेक्ट होके आता है और बाद में इलेक्ट होके दूसरी पार्टी में वो चला जाता है, उसे डिफेक्शन कहा जाता है, तो डिफेक्शन लॉ लगा के उसे निकाल सकते हैं, मतलब उसे मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इसे कहते हैं, क्योंकि पार्टी छोड़ के भागा है वो किसी की, तो उसे नहीं लेंगे। आगे देखिए, द मिनिस्टर शाल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बात सही है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर जब तक है, वो जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वो रहेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शाल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यस, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली किसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लोकसभा को होते हैं। याद में रखना, ध्यान में रखना एक बात, लोकसभा के लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर। ये भी सही है, ओथ देता है कौन, उन्हें प्रेसिडेंट देता है। आगे, अ मिनिस्टर who is not a member of parliament for any period of 6 consecutive months shall cease to be minister। Salaries and allowances of ministers shall be determined by the parliament। इनकी सैलरी अलाउंसेस जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और साथ में ही अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर इलेक्ट होके नहीं आता तो 6 मंथ के अंदर उसे इलेक्ट होके आना है, नहीं तो उसको जो भी मतलब अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनाया दिया गया है उसे, लेकिन वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड नहीं है, तो 6 महीने तक वो रहेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्ट होके आना है, तब जाके वो तब जाके उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। आगे देखिए,
ड्यूटीज़ ऑफ पीएम, ड्यूटीज़ क्या है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट to the president all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for the legislation. तो कम्युनिकेट करता है किसमें? वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट जो होता है हमारा, उसमें से वो दुआ होता है, मतलब एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल होता है। वो प्रेसिडेंट को सभी बातें बताता है कम्युनिकेट करके कैबिनेट की। तो ठीक है, ये मिडल पार्ट होता है कैबिनेट और प्रेसिडेंट का। आगे, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। जब भी प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के बारे में उसको इंफॉर्मेशन पूछे, तभी उसे इंफॉर्मेशन उसे देनी है। इफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। अगर कोई मिनिस्टर अकेले कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आगे रखने के लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है। आगे, राइट्स ऑफ मिनिस्टर। अभी राइट्स ऑफ मिनिस्टर में क्या है? मिनिस्टर के कौन कौन से राइट होते हैं? एवरी मिनिस्टर शैल have the right to speak and take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses and any committee of parliament of which may be named a member but shall not be entitled to vote। entitled to vote इसका मीनिंग है हर एक मिनिस्टर कौन से भी हाउस में जाके बैठ सकता है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, किसी भी कमेटी का वो मेंबर हो सकता है अगर उसका नाम उस कमेटी में है तो। लेकिन जिस हाउस का वो मेंबर है उसी हाउस में वो वोट करेगा। अगर दूसरे हाउस में हो जाता है तो उसे प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। जिस हाउस का वो है उसी हाउस में उसे वोट करना है। आगे, ओथ। मैंने अभी बताया था प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द हिम ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी। सभी कैबिनेट मिनिस्टर को, पीएम को वो प्रेसिडेंट ही ओथ देता है। आगे, nature of advice by minister। The article 74 provides a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advice। ये पहले वाला है। इसमें हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जो हेड करता है कैबिनेट को, वो कैबिनेट एड एंड एडवाइस के लिए होता है प्रेसिडेंट के। ठीक है। और एक चीज़, 42nd and 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। 44 जो अमेंडमेंट है उसने एडवाइस बाइंडिंग की थी प्रेसिडेंट पे। ठीक है। द फर्दर नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। दिस प्रोविजन एम्फसाइजेस द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कंपोजिशन किस तरह से होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज की होते हैं? थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर पहला, बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बाद में डिप्यूटी मिनिस्टर, उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन देम लाइज विथ रिस्पेक्टिव रैंक्स, इन्वॉल्वमेंट्स, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। 3 टाइप के, पहले कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरा डिप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर, इन 3 टाइप के हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। इसका कंपोजिशन होता है और हर एक का उसके रैंक के हिसाब से उसे काम दिया जाता है। अगर वो कैबिनेट का मिनिस्टर है तो उसे ज़्यादा काम रहेगा। एक पूरी मतलब इकोनॉमिक मिनिस्टर है तो उसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो उसे पूरा फाइनेंस का देखना पड़ता है। डिफेंस मिनिस्टर है तो उसे पूरा डिफेंस का देखना पड़ता है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये बड़े वाले। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं तो हर एक स्टेट के लिए भी होते हैं और अंदर डिपार्टमेंट के लिए भी होते हैं। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उसके लिए भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम करते हैं या डिप्यूटी मिनिस्टर उसके रहते हैं। ठीक है। मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंस क्या है? एक मिनिस्टर और एक कैबिनेट, इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, इट इज़ अ वाइडर बॉडी। मिनिस्टर ये वर्ड बड़ा है, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं, 60-70 आते हैं।
और कैबिनेट जो होता है उसमें इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स आते हैं, उसे कैबिनेट कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर्स। इट इंक्लूड्स कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। इसमें क्या, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए। मिनिस्टर में क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स ऑल द 3 कैटेगरीज, मतलब मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, डिप्यूटी मिनिस्टर्स है, तो ये सब है इसमें, ठीक है, 3 कैटेगरीज के। और इसमें क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसमें कोई और नहीं होता। तो मिनिस्टर, ये जो डेफिनेशन है वो बड़ी है, कैबिनेट डेफिनेशन छोटी है, कैबिनेट में लिमिटेड होते हैं, और मिनिस्टर में भी कैबिनेट आता है। इसका मीनिंग ये 3 टाइप कैटेगरी जो दिया है मिनिस्टर का, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं। और कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्ट्री आती है और ये छोटा होता है, ठीक है। इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मीनिंग क्या है, मिनिस्टर्स जो होते हैं, इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बात करें कैबिनेट की, इट इन्फोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इन्फोर्सिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब ये मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर जो है, तो हर एक डिपार्टमेंट के जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है उनके वो मिनिस्टर रहते हैं। तो ये हो गया हमारा मिनिस्टर और कैबिनेट। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आपने अगर प्राइम मिनिस्टर वीडियो ठीक से पढ़ा है तो ये वीडियो आप के लिए कुछ भी नहीं है, आप जान चुके होंगे कि इसमें वही प्रोविजंस है जो प्राइम मिनिस्टर में दी हुई है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।